बच्चों, चलिए आज हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात कैपेसिटर्स इन सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। बच्चों, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो श्रेणी क्रम का अभिप्राय यह है कि ये जो यहां आपको तीन संधारित्र दिखाई दे रहे हैं चित्र एक में, आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये यहां देखिए, ये संधारित्र C1 है। ये यहां देखिए, ये हमारा संधारित्र C2 है और ये यहां हमारा संधारित्र C3 है। और ये तीनों संधारित्र एक के बाद एक परिपथ से लगे हैं और इनकी ये जो सीरीज है, ये जो इनकी सीरीज है, इस सीरीज के दोनों सिरों पर, ये यहां और ये यहां, इस तरह से ये विभवांतर V लगाया गया है C1 की टॉप प्लेट पर और C3 की बॉटम प्लेट पर। ये यहां एक सेल या बैटरी हम ले सकते हैं और उसके टर्मिनल्स, ये धन और ये ऋण, और इनके सिरों पर ये विभवांतर V है। बच्चों, जब कई संधारित्रों को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके सिरों पर बैटरी या सेल की मदद से इस प्रकार अगर हम विभवांतर लगाते हैं तो बच्चों सभी संधारित्रों पर C1, C2, C3, यहां तीन संधारित्र हैं, तीनों पर समान आवेश आ जाता है तथा जो कुल विभवांतर हम लगाते हैं, जो हम यहां V लगा रहे हैं, वो अलग अलग संधारित्रों के अक्रॉस, जैसे C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस V2 और C3 के अक्रॉस V3 है, तो अलग अलग संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर के योग के बराबर होगा। मतलब यहां ऐसा होगा कि ये जो विभवांतर V होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा इस श्रेणी क्रम संयोजन में। अब बच्चों, वास्तव में बच्चों ऐसा है कि ये जो संधारित्रों पर जो हम कह रहे हैं कि एक जैसा आवेश आएगा, समान आवेश आएगा, C1 पर भी उतना ही आवेश होगा जितना C2 पर, उतना C3 की प्लेटों पर होगा। ये बच्चों एक चेन प्रक्रिया है, एक श्रृंखला है जिसमें एक संधारित्र जब आवेशित होगा, वो सेल या बैटरी की मदद से हम उसको ऐसा करेंगे, तो वो संधारित्र ही कारण बनेगा अगले संधारित्र के आवेशित होने का, अगले संधारित्र के आवेशित होने का। जैसा हम अगर इस चित्र एक में देखें तो यह हमारा सेल है, इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस विभवांतर V है। अब हम इस सेल के, यहां बैटरी भी ले सकते हैं, तो अब हम इस सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का संबंध ये श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीन संधारित्रों से चित्र के अनुसार कर रहे हैं, जैसा कि इस चित्र एक में बताया गया है। अब देखिए क्या होगा। यहां ये चेन रिएक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं। ये बैटरी से जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो ये यहां देखिए आप, ये जो हमारा संधारित्र C3 है, इसे देखिए, यहां ये संधारित्र जो है
बैटरी या सेल के इस टर्मिनल से जुड़ा है जहां से इसका ऋण सिरा जुड़ा है। तो ये जो संधारित्र C3 है, इसकी ये जो बॉटम प्लेट है, यहां देखिए ये बॉटम प्लेट, इस बॉटम प्लेट पर ये -Q आवेश उत्पन्न होगा। अब ये जो ऋण Q आवेश यहां उत्पन्न हुआ है, ये -Q आवेश इस C3 की जो टॉप प्लेट है, मतलब ये जो ऊपर वाली प्लेट है, इसके ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा? निश्चित रूप से प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो C3 की जो बॉटम प्लेट है, इस पर जो -Q आवेश उत्पन्न हुआ है, ये ऋणावेश इस C3 की टॉप प्लेट के ऋणात्मक आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा, जिससे ये जो टॉप प्लेट है C3 की, इस पर धनावेश अर्थात +Q आवेश रह जाएगा, कुछ इस प्रकार। क्या हुआ बच्चों? चेन रिएक्शन में संधारित्र जो हमारा C3 था, इसकी ये यहां बॉटम प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न होगा, और ये जो -Q आवेश है या ये जो ऋणावेश है, ये इस C3 की टॉप प्लेट के ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे C3 की इस टॉप प्लेट पर धनावेश अर्थात +Q आवेश रह जाएगा, शेष रह जाएगा। बच्चों, जो इस C3 की टॉप प्लेट पर जो हमने ऋणावेश है, जो यहां C3 की टॉप प्लेट से प्रतिकर्षित हुआ था, तभी तो यहां +Q आवेश शेष बचा है। तो जो ऋणावेश यहां से प्रतिकर्षित हुआ C3 की टॉप प्लेट से, वो C2 की बॉटम प्लेट को मिल जाएगा। यहां देखिएगा, ये इस तरह से। अर्थात C2 की बॉटम प्लेट पर क्या हुआ? -Q आवेश आ जाएगा। क्या हुआ? फिर से देखिए, यहां से देखिएगा, चेन रिएक्शन में क्या हुआ? यह संधारित्र C3 की बॉटम प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हुआ। ये ऋणावेश इस C3 की टॉप प्लेट के जो ऋणात्मक आवेश होंगे उन्हें क्या करेगा? प्रतिकर्षित कर देगा। तो C3 की जो टॉप प्लेट है उस पर क्या शेष रह जाएगा? धनावेश अर्थात +Q शेष रह जाएगा, और ये जो ऋणावेश इसने प्रतिकर्षित किए थे, ये C2 की बॉटम प्लेट को मिल जाएगा। तो C2 की बॉटम प्लेट पर भी आ जाएगा -Q आवेश। अब क्या होगा बच्चों? वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। जो C3 पर हुआ था वही अब कहां होगा? जो C3 पर हुआ था वही अब C2 पर होगा। अब C2 की बॉटम प्लेट का ये जो ऋणावेश है, ये उसकी टॉप प्लेट के ऋणावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो अब जब ये ऋणावेश को प्रतिकर्षित कर देगा, तो अब बच्चों इस बार C2 की टॉप प्लेट पर क्या बचेगा? करेक्ट, +Q आवेश उस पर शेष रह जाएगा, और जो इस ऋणावेश को इसने प्रतिकर्षित किया था, ये कहां पहुंच जाएगा? किसको मिल जाएगा? करेक्ट, ये मिल जाएगा अब C1 की बॉटम प्लेट को। अब आखिर में क्या होगा? ये ऋणावेश पुनः क्या करेगा? C1 की टॉप प्लेट के ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, किधर? बैटरी की ओर, और संधारित्र C1 की टॉप प्लेट के ऊपर +Q आवेश आ जाएगा। और अब हम आखिर में इस प्रकार देख रहे हैं
बच्चों कि जो तीनों संधारित्र हैं हमारे C3, C2, C1, तीनों संधारित्रों की एक एक टॉप प्लेट पर प्लस क्यू है। देखिए यहां C1 की टॉप प्लेट पर प्लस क्यू, C2 की टॉप प्लेट प्लस क्यू और C3 की टॉप प्लेट पर प्लस क्यू, और तीनों की बॉटम प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ गया है। तो बच्चों है ना ये मजेदार बात। हमारी बैटरी या सेल, यहां देखिए हमारी बैटरी या सेल क्या कर रहा है, ये तो सीधे तौर पर केवल दो प्लेट पर ही आवेश उत्पन्न कर रहा है, एक यहां और एक यहां, मतलब 3 की बॉटम प्लेट पर और 1 की टॉप प्लेट पर। अन्य प्लेटों पर जो आया हुआ आवेश है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये बीच में जितनी भी प्लेटें हैं, इन पर जो आया हुआ आवेश है बच्चों, ये आवेश तो शिफ्टिंग से आया है, ना कि सीधे तौर पर। बाकी हिस्सा देखा जाए तो कैसा है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है कि नहीं समझे? मतलब यह है बच्चों कि इस बीच के पार्ट का जो नेट चार्ज है, वो नेट चार्ज हम बैटरी से नहीं बदल सकते। ये हिस्सा केवल आवेशों के पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन से ही आवेशित होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये बड़ी मजेदार बात है कि हमारी बैटरी या सेल जो है वो सीधे तौर पर केवल दो प्लेट, एक ये C1 की टॉप और C3 की बॉटम, इन पर ही आवेश उत्पन्न कर रही है। अन्य प्लेट पर आया आवेश तो शिफ्टिंग से आया है, न कि सीधे तौर पर। तो बच्चों अगर हम और आगे देखें तो आवेशों के पुनर्वितरण की इस व्यवस्था में ही प्रत्येक संधारित्र की हम देख रहे हैं कि पहली प्लेट पर आया है प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर आया है माइनस क्यू आवेश। पहली पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू, पहली पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो संधारित्र की ये जो दोनों पट्टिकाएं हैं, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, इन पट्टिकाओं पर नेट आवेश शून्य नहीं होगा। चलिए एक बात और कर लेते हैं जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि वो कीवर्ड्स हैं संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में। वो ये है कि जब हम इन संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ कहें बच्चों, जब भी ये संधारित्र हम कहें कि श्रेणीक्रम में जुड़े, तो बच्चों ये ध्यान रखें कि एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र पर आवेश शिफ्ट होगा। एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र पर आवेश शिफ्ट हो तो एक बात का आप ध्यान रखें बच्चों, ये जो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होगा, ये आवेशों का शिफ्टिंग होगा, ये एक ही पाथ का अनुसरण करेगा। जैसे संधारित्र 3 से संधारित्र 2 की ओर यहां दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारे इस चित्र में है। अगर कोई एडिशनल रूट या पाथ हो तो फिर यह संधारित्र श्रेणी क्रम में नहीं हो। मतलब समझे कि जो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज है संधारित्रों पर, वो केवल एक ही पाथ या मार्ग का अनुसरण करेगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अगर कोई एडिशनल रूट या पाथ है, अलग से कोई पाथ है, तो फिर वो संधारित्र श्रेणी क्रम में नहीं होंगे। आंकिक गणना में इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। चलिए अब संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूहन में हम प्रभावी धारिता की भी गणना कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये
तीन संधारित्र हैं हमारे C1, C2 और C3, और ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो बच्चों अलग अलग संधारित्र पर जो हमारा विभवांतर है वो देख लीजिए आप। हम जानते हैं Q इजिकल टू CV होता है, तो V इजिकल टू होगा Q अपान C। तो अलग अलग संधारित्रों पर अगर हम विभवांतर निकालें तो बच्चों V1 जो है होगा वो होगा Q अपान C1, V2 होगा Q अपान C2 और V3 होगा Q अपान C3। विभवांतर है आवेश और धारिता का अनुपात, तो V1 इजिकल टू Q अपान C1, V2 इजिकल टू Q अपान C2 और V3 इजिकल टू Q अपान C3। अभी हमने चर्चा की थी कि जो सेल के कारण जो उसके दोनों टर्मिनल हैं, ये एक और ये एक, दोनों टर्मिनल, इस पर जो हमारा कुल विभवांतर उत्पन्न हुआ है V, वो अलग अलग V1, V2 और V3 विभवांतरों के योग के बराबर है जो इन संधारित्रों के एक्रॉस आया है। तो बच्चों फिर V इजिकल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और हम यहां ये मान आपका यहां से पुट करते हैं तो V इजिकल टू बनता है V1 के प्लेस पर हम लिखेंगे Q अपान C1 प्लस V2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे Q अपान C2 प्लस हम लिखेंगे V3 के प्लेस पर Q अपान C3। अब बच्चों अगर आप यहां देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से Q कॉमन हो रहा है, तो हमने इसको कॉमन कर लिया, तो ये हुआ 1 अपान C1, क्योंकि यहां से Q कॉमन हो गया तो 1 अपान C1, यहां से भी Q कॉमन हुआ तो 1 अपान C2 और यहां से Q कॉमन हुआ तो 1 अपान C3। तो ये बचा है V इजिकल टू Q इन ब्रैकेट 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और ये Q इसके अपान में अगर आपने कर लिया तो ये हो जाएगा V अपान Q इजिकल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब बच्चों हमने एक प्रयास किया है कि ये जो चित्र 1 है इसके हम एक तुल्य परिपथ यहां चित्र 2 में बनाएं। तो देखिए आप चित्र 2 में इसका एक तुल्य परिपथ देखिए, और इस तुल्य परिपथ में आप जो तीनों जो संधारित्र हैं इसके संयोजन का हमने एक संधारित्र बनाया है, और इस तुल्य परिपथ में जो हमारी बैटरी या सेल है उसके टर्मिनल्स के बीच वही विभवांतर V है। और ये यहां देखिए आप कि ये जो आवेश है वह भी संयोजन का वही है जो यहां संधारित्रों के सिरों पर है। तो सिरों पर विभवांतर V और आवेश Q, तो ये इसका एक तुल्य परिपथ आप समझ सकते हैं। तो बच्चों अब इस दृष्टि से जो हमारी प्रभावी धारिता होगी जिसको हम C कह रहे हैं, तो हम जानते हैं धारिता को C इजिकल टू क्या होता है Q अपान V। तो अगर मैं मुझे यहां पर V अपान Q दिखाई देता है और यहां है Q अपान V, तो मैं इसको जस्ट व्युत्क्रम कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपान C इजिकल टू V अपान Q। ये देखिए C को मैंने 1 अपान C किया तो ये हो गया V अपान Q। अब बच्चों देखिए ध्यान से कि ये जो V अपान Q की वैल्यू है क्या है, ये है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा जिसमें मेरी जो प्रभावी धारिता है वो C है, तो प्रभावी धारिता C निकालने के लिए मुझे ये जो मेरा फाइनल फार्मूला मुझे प्राप्त हुआ ये है 1 अपान C इजिकल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हमारा अंतिम डेरिवेशन है। क्या किया हमने बच्चों, विभवांतरों के योग से और विभवांतरों की वैल्यू रख दी, Q कॉमन हुआ है, Q इसके अपान में आया, V अपान Q इजिकल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इसका तुल्य परिपथ भी हमने समझ लिया, और हमने कहा कि C इजिकल टू होता है Q अपान V, ये यहाँ Q अपान V, और चूंकि यहाँ है V अपान Q तो हमने इसको 1 अपान C बना लिया, तो ये हो गया V अपान Q, और यहाँ से वैल्यू V अपान Q की हमने रख दी, तो ये हो गया 1 अपान C इजिकल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। बच्चों अगर हम n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें
अगर हम कहें कि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो फिर बच्चों प्रभावी धारिता जो होगी वो होगी 1/c इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n 1/ci। अगर हम n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रभावी धारिता का क्या फार्मूला बनेगा, इसी से हम बना सकते हैं 1/c इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा और 1/ci हो जाएगा। और बच्चों हमेशा याद रखिए कि श्रेणी क्रम में जो प्रभावी धारिता होगी, यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रभावी धारिता हमेशा कम हो जाती है। कितनी कम? जो संयोजन में सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होगा, ये या ये, उससे भी कम। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कैपेसिटर्स इन सीरीज या संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पसंद आया होगा। और हम लोगों को एग्जाम्स में इस तरह के आंसर्स इस रूप में लिखना होते हैं, पर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ती है तो ये बेसिक चीजें हमें अवश्य पता होना चाहिए। यही एक प्रयास किया है। धन्यवाद।